दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू आवर चैनल श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 टू 1200 सीई की यूनिट फर्स्ट सर्वे ऑफ द सोर्सेज का पार्ट 2। गाइस इसका पार्ट 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे फॉरेन लिटरेचर जिसे हम फॉरेन अकाउंट भी कहते हैं। गाइस लास्ट वीडियो में हमने लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है रिलीजियस लिटरेचर में और नॉन रिलीजियस लिटरेचर में। गाइस फॉरेन लिटरेचर भी हमारा उसी का पार्ट है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं वहाँ से। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना फॉरेन लिटरेचर जिसे हम विदेशी साहित्य भी कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है लिटरेचर रिटन बाय फॉरेन स्कॉलर्स हु केम टू इंडिया इज कॉल्ड फॉरेन लिटरेचर। फॉरेन लिटरेचर वो लिटरेचर होते हैं जो फॉरेन स्कॉलर्स मतलब जो फॉरेन के ज्ञानी विद्वान लोग होते हैं उनके द्वारा लिखे जाते हैं और वो इंडिया आके इंडिया को देख के उसके बारे में तब लिखते हैं, वो होते हैं हमारे फॉरेन लिटरेचर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरेन लिटरेचर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रैवलॉग। फॉरेन लिटरेचर को हम ट्रैवलॉग भी कहते हैं। मैनी हिस्टोरियंस ऑल्सो कॉल दीज लिटरेचर एज फॉरेन अकाउंट्स। कई जो हिस्टोरियंस इतिहासकार हैं वो इस लिटरेचर को फॉरेन अकाउंट्स भी कहते हैं। तो हमारे पास इसके 3 नाम हो गए, फॉरेन लिटरेचर, ट्रैवलॉग और फॉरेन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिजिनस लिटरेचर कैन बी सप्लीमेंटेड बाय फॉरेन अकाउंट्स। जो इंडिजिनस लिटरेचर है वो पूरक है फॉरेन अकाउंट्स के, यानी कि जो इंडिजिनस लिटरेचर है उसे कंप्लीट करता है फॉरेन अकाउंट, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है इंडियन हिस्ट्री के बारे में फॉरेन अकाउंट से। Apart from this, travelers from China, Africa, France, Greece and Europe came to India during this period. इस टाइम पीरियड में इंडिया आए थे कुछ ट्रैवलर्स जो थे चाइना से, अफ्रीका से, फ्रांस, ग्रीस एंड यूरोप से। नेक्स्ट है हमारा ग्रीक लिटरेचर। द ग्रीक राइटर्स मेंशन सेंड्रोकोटास, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट हु इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC। जो ग्रीक राइटर हैं मेंशन करते हैं कि जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने आक्रमण किया था भारत पर 326 BC में। प्रिंस सेंड्रोकोटास इज़ आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त मौर्य। जो प्रिंस राजकुमार सेंड्रोकोटास हैं वो पहचाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। नेक्स्ट है हमारा The indica of Megasthenes who came to the court of Chandragupta Maurya has been preserved only in fragments quoted by classical writers. जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कोर्ट में यानी कि जो मेगाथनीज की इंडिका है वो क्लासिकल राइटर्स यानी कि जो शास्त्रीय लेखक थे उनके द्वारा प्रिजर्व की गई थी, संरक्षित की गई थी इंडिका के फ्रेगमेंट्स यानी कि उसके अंश। नेक्स्ट है हमारा These fragments banded together was valuable information about Maurya administration and social class and economic activities in the Maurya period. इस फ्रेगमेंट्स यानी कि अंश, टुकड़े, अंश में जब हम इसको जोड़कर पढ़ते हैं, इनको एक साथ पढ़ते हैं तो इससे हमें बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और उस टाइम पीरियड के जो मौर्य टाइम पीरियड था उसमें जो सोशल एक्टिविटीज़ थी, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीक एंड रोमन। Greek and Roman accounts mention many Indian ports and enumerate items of trade between India and Roman Empire. जो ग्रीक और रोमन के जो अकाउंट्स हैं उसमें मेंशन किया गया, उसमें ये बात मेंशन की गई है इंडियन पोर्ट्स के बारे में यानी कि इंडिया के जो बंदरगाह हैं उसके बारे में, और जो ट्रेड यानी कि जो व्यापार होता था इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में, ये चीज़ उसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेरिप्लस ऑफ अर्थियन सी विच वॉज रिटन बाय एनोमियस ऑथर डिस्क्राइब द रोमन ट्रेड इन रेड सी, पर्सियन गल्फ एंड द इंडियन ओशियन। पेरिप्लस ऑफ अर्थियन सी एक बुक है जो रिटर्न है, जो लिखी गई है एनोमियस ऑथर के द्वारा, मतलब कि जो ऑथर है उसका पता नहीं है, एनोमियस मतलब कि गुमनाम, उसका ऑथर का हमें पता नहीं है कि कौन है। उसमें डिस्क्राइब किया गया, उसमें लिखा क्या है रोमन ट्रेड के बारे में जो रेड सी, पर्सियन गल्फ एंड द इंडियन ओशन पे होता था।
नेक्स्ट है हमारा Pliny's Naturalized Historia was written in Latin and tell us about trade between India and Italy. जो Pliny's Naturalized Historia बुक है जो कि लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है, वो हमें बताती है ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में जो इंडिया और इटली के बीच होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्मोस इंडिकोप्लेउस द लास्ट ग्रेसियो रोमन स्कॉलर हु रोट ऑन इंडिया। जो कॉस्मोस इंडिकोप्लेउस थे वो लास्ट ग्रेसियो रोमन उस टाइम के मतलब विद्वान ज्ञानी थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था, और उन्होंने जो लिखा था वो था ही रोट क्रिश्चियन टोपोग्राफी। उन्होंने क्रिश्चियन टोपोग्राफी लिखा था 6th सेंचुरी में। नेक्स्ट है हमारा चाइनीज़ लिटरेचर। Chinese monks traveled to India in order to collect Buddhist texts and visit important places related to Buddhism. जो चाइनीज़ भिक्षु थे वो इंडिया आए थे, यहाँ पे उन्होंने ट्रेवल किया था, उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इकट्ठा किया था और वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा था कि क्या किस तरीके से, वहाँ जाकर उन्होंने विज़िट की थी। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट पॉपुलर राइटिंग्स आर दूज बाय फैक्सियान, जुंगजांग एंड येजिंग। जो मोस्ट पॉपुलर राइटिंग्स है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। फैक्सियान ट्रांसलेटेड लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट ही हैड कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया। जो फैक्सियान हैं उसने बहुत ही लार्ज नंबर में टेक्स्ट कलेक्ट किए थे इंडिया से, बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में। हिज अकाउंट्स ऑफ ट्रेवल इज़ फोक यू की, उसकी जो एक बुक भी है, लिटरेचर है सॉरी, वो उसका नाम है फोक यू की। नेक्स्ट है हमारा अरब लिटरेचर। Arab works include the 9th-10th century writings of travelers and geographers such as Suleiman al-Masudi, Abu Zaid al-Biduri and Ibn Hawqal। जो अरब है, अरब लिटरेचर्स हैं वो ट्रैवलर्स और जोग्राफिकर्स ने लिखे थे 9 से 10 सेंचुरी के बीच में, और वो थे सुलेमान अल-मसूदी, अबू जैद अल-बिदूरी एंड इब्न हौकाल। नेक्स्ट है हमारा लेटर सम अदर अरब राइटर्स केम टू इंडिया इंक्लूड अल-बरूनी, अल-इदरशी, मोहम्मद ऊफ़ी एंड इब्न बतूता। उसके बाद में कई जो अरब राइटर्स थे वो इंडिया आए थे, उनके नाम थे अल-बरूनी, अल-इदरशी, मोहम्मद ऊफ़ी एंड इब्न बतूता। नेक्स्ट हमारा देयर अकाउंट्स प्रोवाइड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द पीरियड। उस टाइम पीरियड में जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी व्यापार से रिलेटेड चीज़ें थी, उसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी हमें इनके जो लिटरेचर्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, उसमें हमें मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा है अल-बरूनी इन हिज बुक तहकीक हिंद, जिसे हम किताबुल हिंद भी कहते हैं, हैज़ गिवन अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ इंडिया सोसाइटी ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के टाइम पे जो भी नॉर्थ इंडियन सोसाइटी थी, जिस भी तरीके से थी, उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब उसे एक्सप्लेन किया है अच्छे से अल-बरूनी ने अपनी बुक में। गाइज़ यहाँ पे हमारा जो लिटरेरी सोर्सेस है वो ख़त्म होता है। अब हमें करना है इसमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य। तो चलिए हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इज़ अनरिटन। जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो अनरिटन हैं, वो लिखे नहीं गए हैं। जैसा कि हमने देखा है सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज जो हैं वो रिटन हैं और जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो अनरिटन हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर दूज सोर्सेज विच इज़ ऑब्टेन बाय माइनिंग एंड क्वेरिंग इन द फॉर्म ऑफ रिमेन्स एंड ऑब्जेक्ट्स। जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो सोर्सेज हैं जो हमें खुदाई और उत्खनन के द्वारा मिलते हैं, और किस फॉर्म में मिलते हैं, कुछ टुकड़ों के फॉर्म में और वस्तुओं के इस रूप में हमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, सील्स, पॉटरी, बैट्स, स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं उसमें अभिलेख और सिक्के, सील्स यानी कि मोहरे, और पोइट्री मिट्टी के बर्तन, बीट्स मनके, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति, मॉन्यूमेंट्स स्मारक, इसी तरीके से बहुत से आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हमें मिलते हैं। इट इज़ सेड टू बी सप्लीमेंट टू द लिटरेरी सोर्सेज। इसे पूरक कहा जाता है लिटरेरी सोर्सेज का। जैसा कि हमने लिटरेरी सोर्सेज में देखा था कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से, इंस्क्रिप्शन से मैच किया जाता है। तो लिटरेरी सोर्स को पूरा करते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है उन्हें 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया
गया है। एक है हमारा मूवेबल जिसे हम चल कहते हैं हिंदी में, दूसरा है हमारा इमूवेबल जिसे हम अचल कहते हैं। मूवेबल कैरिड और ब्रॉट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवेबल वो होते हैं जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल है हमारा कॉइन्स और पेंटिंग्स, ये हैं जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यही हम देखते हैं इमूवेबल, तो दे कैन नॉट बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो इमूवेबल होते हैं उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है बिल्डिंग्स और रेसिड्यू। ये तो बिल्डिंग्स हैं वो तो स्थायी रूप से हैं, तो हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख। हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी है, मतलब अगर हम इंस्क्रिप्शन अभिलेखों को पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी को कहा जाता है एपिग्राफी। द स्टडी ऑफ द ओल्ड राइटिंग यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस एंड अदर ओल्ड रिकॉर्ड इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। जो ओल्ड राइटिंग्स यूज्ड होती हैं वो इंस्क्रिप्शंस में यूज़ होती हैं, उसकी स्टडी को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, और जो ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं उसे हम पैलियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन वर कार्व्ड ऑन स्टोन, वुड, मेटल, ब्रिक्स, क्ले, ब्रॉन्ज, स्टैचूज, पॉटरी एक्सेट्रा। जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें मिलते हैं स्टोन्स पे, पत्थरों पे, वुड यानी कि लकड़ी पे, धातुओं पे, ईंटों पे, और जो स्टैचूज़ होते हैं उन पे, मिट्टी के बर्तनों पे देखने को हमें मिलते हैं अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है हमारा अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड ऑन दी वॉल्स ऑफ टेम्पल्स टू सर्व एज परमानेंट रिकॉर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, लार्ज नंबर में हम अभिलेखों को, इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं हमें मंदिर जो होते हैं उनके दीवारों पर, क्योंकि वो एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। जब तक मंदिर रहेगा तब तक वो वहाँ पर उसी तरीके से रहेंगे, वॉल्स पर यानी कि दीवारों पर। नेक्स्ट है हमारा The largest number of coins inscription may be found in the office of the chief epigraphist at Mysore. एपिग्राफिस्ट मतलब होता है जो लेखों को लिखता है, लेखों को लिखने वाला एपिग्राफिस्ट। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉइन्स और जो अभिलेख हैं वो हमें मिलते हैं मैसूर में, वहाँ पे ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ एपिग्राफिस्ट। चीफ एपिग्राफिस्ट का ऑफिस है मैसूर में, हमें वहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ओल्डेस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शंस बिलोंग्स टू द लेट 4th century BCE एंड आर इन ब्राह्मी एंड खरोष्टी। जो ओल्ड है, सबसे पुराना अभिलेख है वो बिलोंग करता है, रिलेट करता है 4th century से, जिसमें हमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिटरेचर मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन नॉर्थर्न इंडिया संस्कृत रिप्लेस प्राकृत एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन बाय द एंड ऑफ द 3rd century CE। नॉर्थर्न इंडिया में हमने एंड में, सेंचुरी के 3rd century के एंड में ये देखने को मिलता है कि जो संस्कृत थी उसने प्राकृतिक लैंग्वेज को चेंज कर दिया था, यानी कि रिप्लेस कर दिया था। प्राकृत लैंग्वेज की जगह संस्कृत लैंग्वेज आ गई थी इंस्क्रिप्शंस में, अभिलेखों में। ओके, नेक्स्ट है हमारा द लैंग्वेज संस्कृत अटेन द स्टेटस ऑफ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद हाई कल्चर, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पावर नॉट ओनली इन सब कॉन्टिनेंट बट ऑल्सो इन साउथ ईस्ट एशिया। जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसको बहुत महत्व मिल गया था उस टाइम पे, मतलब सारी लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज थी जो यूज़ होती थी। हाई कल्चर में रिलीजियस हो गया, पॉलिटिकल, राजनीति से रिलेटेड कुछ भी हो गया, धर्म से रिलेटेड हो गया, हर जगह संस्कृत लैंग्वेज उस टाइम देखने को हमें मिलती थी। यहाँ तक कि सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ जो साउथ ईस्ट एशिया का हमारा जो एरिया है वहाँ पर भी हमें ये लैंग्वेज मिलती है। नेक्स्ट है हमारा in the post Gupta period there was an evolution of regional language and scripts 9th to 10th century। पोस्ट गुप्ता पीरियड में एक इवोल्यूशन था जिसमें उसके बाद से, पोस्ट गुप्ता पीरियड जब हमारा चल रहा था उसके बाद उसमें रीजनल लैंग्वेजेस, क्षेत्रीय जो भाषाएं थी वो भी आने लगी थी, वो भी दिखने को मिलती थी हमें। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंस्क्रिप्शन बियरिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता पीरियड have been published in the series of collection called Corpus Inscriptum Indicarum, but not many inscriptions of the post-Gupta period figure in such systematic way। जो बहुत सारे जो अभिलेख थे, इंस्क्रिप्शंस थे हिस्ट्री के, मौर्य की हिस्ट्री पर, उसमें पोस्ट मौर्य, गुप्ता पीरियड, इनको कलेक्ट करके, इनका कलेक्शन था जो एक सीरीज़ में था,
उसको हम कहते हैं कॉर्पस इंस्क्रिप्टनम इंडिकेरम। बट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे इंस्क्रिप्शन थे जो पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे देखा गया था कि वो सिस्टमैटिक वे में नहीं थे, दैट्स वाई उन्हें इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट आर ऑफन लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायनेस्टी। ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है उसमें डिफरेंट स्टेजेस में उसे बांटा गया है, डायनेस्टी यानी कि वंश, ऑन द बेसिस ऑफ वंश के बेसिस पर उसको डिवाइड किया गया है, लाइक अशोका ब्राह्मी, कुषाण ब्राह्मी एंड गुप्ता ब्राह्मी। द एपिग्राफिस्ट DC सरकार आइडेंटिफाई 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री इन नॉर्थन इंडिया। जो एपिग्राफिस्ट थे DC सरकार, उन्होंने ढूंढा था 3 स्टेजेस को डेवलपमेंट की हिस्ट्री में नॉर्थ इंडिया में। तो वो थी 3 स्टेजेस, अर्ली ब्राह्मी 3rd से 1st सेंचुरी के बीच में, मिडल ब्राह्मी 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी के बीच में। हम यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि 3rd से 1st सेंचुरी BCE, मिडल ब्राह्मी 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी CE और लेट ब्राह्मी 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी BCE। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन द लेट 6th सेंचुरी गुप्ता ब्राह्मी इवॉल्व इनटू अ स्क्रिप्ट नोन एज सिद्धामत्रिका। 6th सेंचुरी के एंड तक, मतलब कि लेट 6th सेंचुरी में जो गुप्ता ब्राह्मी थी वो इवॉल्व हो गई थी स्क्रिप्ट में, जिसका नाम था सिद्धामत्रिका। इवॉल्व यानी कि विकसित हो गई थी। उसके बाद से गुप्ता ब्राह्मी को सिद्धामत्रिका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तमिल बिकेम एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया इंस्क्रिप्शन अंडर द पल्लवा डायनेस्टी यानी कि वंश। पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा वंश के टाइम पर जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो अभिलेख थे, उसमें हमें तमिल जो लैंग्वेज थी, रीजनल लैंग्वेज थी साउथ इंडिया की, वो देखने को मिले थे। वो उस लैंग्वेज में लिखे जाने लगे थे इंस्क्रिप्शंस। ओके, नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट कन्नड़ इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड एट द एंड ऑफ 6th to 7th सेंचुरी। जो फर्स्ट कन्नड़ इंस्क्रिप्शन था, कन्नड़ लैंग्वेज में अभिलेख था, वो मिला था 6th to 7th सेंचुरी के एंड में। नेक्स्ट वॉज ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला रूलर्स इन द लेट 6th सेंचुरी द यूज़ ऑफ तेलुगु वॉज शोन इन देयर इंस्क्रिप्शन। जो चोला रूलर्स थे उसमें हमने ये देखा है कि जो तेलुगु लैंग्वेज थी वो इंस्क्रिप्शन में दिखने लगी थी। ओके, नेक्स्ट है मराठी एंड उड़िया बिकेम द लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन इन 11th सेंचुरी। ऐसे ही 11th सेंचुरी के टाइम पर अभिलेखों में इंस्क्रिप्शंस में मराठी और उड़िया लैंग्वेज आ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉर्ड्स वर ऑल्सो फाउंड इन मलयालम लैंग्वेज अराउंड 15th सेंचुरी एंड ऑल्सो इन गुजराती लैंग्वेज। 50th सेंचुरी के आसपास जो कुछ रिकॉर्ड्स थे जो मलयालम और गुजराती लैंग्वेज में मिले थे। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड समटाइम टेल द मंथ, फोर्टनाइट, डे एंड ऑल्सो गिव एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स। कई बार ये देखा गया है कि जो रिकॉर्ड्स थे उसमें महीने की जानकारी होती थी, दिन की, और एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स यानी कि खगोलीय विज्ञान जो था उसकी जानकारी मिलती थी। अब रिकॉर्ड्स को जो हैं उन्हें उनकी कंटेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें हमने इसे, ये हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा ऑथोरेटिव यानी कि आधिकारिक, नेक्स्ट है डेडिकेटिव यानी कि समर्पित, थर्ड है हमारा मॉन्यूमेंट स्मारक, फोर्थ है हमारा कम्युनिकेटिव यानी कि दानात्मक। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड grant letter is an important record from which information about grants given by kings in Brahman and religious establishment is obtained। इसमें ये बोला गया है कि जो लैंड ग्रांट लेटर है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अनुदान के बारे में। ग्रांट यानी कि अनुदान के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो किंग्स, जो राजा होते थे, वो देते थे ब्राह्मणों को रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट के लिए, यानी कि धर्म की स्थापना के लिए जो राजा थे वो ब्राह्मणों को देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द रॉयल इंस्क्रिप्शन कंटेन कॉमेडेशन दैट थ्रो लाइट ऑन रॉयल लीनेज एंड पॉलिटिकल इवेंट्स। जो रॉयल इंस्क्रिप्शंस हैं, जो अभिलेख हैं, उसमें ये हमें देखने को मिलता है कि जो प्रशस्तियाँ, कॉमेडेशन मतलब प्रशस्तियाँ, वो रॉयल लीनेज, रॉयल जो लीनेज यानी कि वंश, उससे रिलेटेड
हमें जानकारी मिलती है रॉयल इंस्क्रिप्शंस में। रॉयल इंस्क्रिप्शन में हमें उनके वंश के बारे में जानने को पता चलता है, और जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे, राजनीति से रिलेटेड जो भी होता था उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा दिस इज़ परमानेंस इन द रिकॉर्ड एज कम्पेयर टू द लिटरेरी एविडेंसेस। ये एक स्थाई है, मतलब कि ये इसे हम अगर लिटरेरी एविडेंसेस से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत स्थायी रूप से रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है these records are used to obtain information related to political structure, administrative and revenue system। जो ये रिकॉर्ड्स हैं इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस टाइम पे जो भी राजनीतिक ढांचा था और प्रशासनिक था और जो रेवेन्यू सिस्टम था उस टाइम पे, उसके बारे में हमें पता चलता है। इन दिस पीरियड द विलेजेस गिवन टू ब्राह्मण वर नोन एज अग्रहासर, ब्रह्माद्यास और शशांस। इसमें यह है कि जो विलेजेस, जो गांव दिए गए थे ब्राह्मणों को, वो थे हमारे ये 3 थे जो ब्राह्मणों को दिए गए थे। नेक्स्ट है हमारा द एपिग्राफिक सोर्सेज फॉर द पीरियड 300 to 600 CE इंक्लूड इंस्क्रिप्शन मोस्टली ऑन स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज एंड अदर कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज सच एज दी। इसमें ये बोला है कि जो एपिग्राफिक सोर्सेज थे पीरियड टाइम पे 300 to 600 के टाइम पे, उसमें जो इंस्क्रिप्शंस थे वो स्टोन्स और कॉपर की जो प्लेट्स होती थी उस पे मिले थे इम्पीरियल गुप्ताज उस टाइम पे, गुप्ताज के टाइम पे, और कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी सच एज दी बकटास, कंडम्बास, वर्मांस, ये 3 थे उन डायनेस्टीज़ के टाइम। हमारा इंस्क्रिप्शंस वहाँ एंड होता है। अब हमें पढ़ना है कॉइन्स के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। जो जैसे कि इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम एपिग्राफी कहते हैं, वैसे ही कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन द मॉडर्न टाइम करेंसी इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो करेंसी है वो इस टाइम पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जैसे आपने बाटा सिस्टम के बारे में सुना होगा, उसमें सामान एक्सचेंज होकर चीज़ों को ख़रीदा जाता था, ऐसे ही अब इन मॉडर्न टाइम्स करेंसी जो है, जो मुद्रा है, जो सिक्के हैं, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के यूज़ में आते थे। नेक्स्ट है इन द ईस्टर्न डेक्कन इक्ष्वाकु इशूड लीड कॉइन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दी सतवाहन कॉइन्स। जो इक्ष्वाकु थे उन्होंने सतवाहन जो कॉइन्स थे उसके अनुरूप ही जो सिक्के थे जो इक्ष्वाकु ने भी मतलब उस टाइम पर लेकर आए थे, वो सतवाहन कॉइन्स के जैसे ही सिक्के। नेक्स्ट है हमारा द गुप्ता किंग्स इशू गोल्ड कॉइन्स। जो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे जितने भी जो राजा थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स थे वो इशू किए थे उस टाइम पे। सोने के जो सिक्के थे वो उस टाइम पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे। और जो यहाँ पर हमने यहाँ पढ़ा सतवाहन कॉइन्स, यानी कि सतवाहन वो थे जो, सतवाहन एक वंश है, सतवाहन पूरी डायनेस्टी है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था दीज कॉइन्स वर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया एज दिनार। जो गोल्ड कॉइन्स थे वो बहुत पॉपुलर थे नॉर्थ इंडिया में, जिसे दिनार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ द किंग इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज कॉइन्स। जो उस शासनकाल का जो भी राजा होता था, जो उस सिक्के को जारी करता था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जानकारी हमें इन्हीं सिक्कों से प्राप्त होती है। दीज कॉइन्स आर शोन प्लेइंग द वीणा, अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बाय समुद्रगुप्त। इन सिक्कों की मदद से हमें ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो वीणा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो उन सिक्कों पर बजाते हुए, मतलब जो सिक्के थे उन पे छापा गया है ऐसा, उसमें समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाते हुए दिखे हैं। नेक्स्ट है हमारा द प्योरिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स डिक्लाइंस आफ्टर द रीजन ऑफ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान जो गोल्ड कॉइन्स थे उसकी जो प्योरिटी थी, सोने के सिक्कों की जो प्योरिटी थी वो बहुत कम हो गई थी। नेक्स्ट है द गुप्ता ऑल्सो इशूड सिल्वर कॉइन्स बट देयर कॉपर कॉइन्स आर रेयर।
जो गुप्ता थे उन्होंने 3 टाइप के कॉइन्स इशू किए थे, जारी किए थे। फर्स्ट था हमारा गोल्ड कॉइन, फिर सिल्वर कॉइन्स और फिर कॉपर कॉइन्स। पर जो कॉपर कॉइन्स थे वो बहुत ही रेयर थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समटाइम्स कॉइन्स गिव्स नॉट ओनली द नेम्स ऑफ किंग बट ऑल्सो लाइफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। कई बार ये देखा गया है कि जो सिक्के होते थे, जो कॉइन्स होते थे, वो सिर्फ राजा के नाम के बारे में नहीं बल्कि उसके लाइफ स्टाइल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देते थे। मतलब कि किस तरीके से वो रहते थे, उनका रहन सहन, इन सब चीज़ों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिलती थी। चंद्रगुप्त द फर्स्ट किंग मैरिड अ लिच्छवी प्रिंसेस। चंद्रगुप्त थे ऐसे पहले राजा थे जो जिन्होंने शादी करी थी लिच्छवी की प्रिंसेस से, वहाँ की राजकुमारी से। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन अबाउट अश्वमेध यज्ञ performed by समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त is obtained from these coins। इन कॉइन्स की हेल्प से पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त और गुप्त थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करा था। नेक्स्ट है हमारा, these coin also provide information about the war skills of समुद्रगुप्त and his musical love। इन सिक्कों की मदद से हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है समुद्रगुप्त की लड़ाइयों के बारे में, जो भी उस टाइम पे वॉर्स हुए थे उसके बारे में, और उनका जो म्यूज़िक को लेके लव था, जो भी प्यार था उनका म्यूज़िक को लेके, उसके बारे में। द गुप्ता किंग्स इशू लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड दिनार्स। गुप्ता जो राजा थे उस शासनकाल में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो गोल्ड के कॉइन्स थे वो इशू किए थे और जिसे दिनार्स के नाम से जाना जाता था। Silver coins were also issued by rulers like चंद्रगुप्ता जी, कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्ता एंड बुद्धगुप्ता। जो सिल्वर कॉइन्स थे वो यूज़ किए गए थे, वो इशू किए गए थे, कुछ रूलर्स ने किए थे जो सिल्वर कॉइन्स थे, लाइक चंद्रगुप्ता, कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त, इन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। These coin also show the economic situation at that time। उस टाइम की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो भी हमें इन कॉइन्स से, इन सिक्कों से पता चलती है। ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड डायनेस्टीज स्टार्टेड इशूइंग अलॉय कॉइन्स। मेडिएवल पीरियड के टाइम पर जो वंश थे उन्होंने अलॉय के कॉइन्स भी स्टार्ट कर दिए थे इशू करना। अलॉय यानी कि मिश्र धातु के सिक्के इशू करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। दीज टाइप ऑफ कॉइन्स वर प्रिविलेंट इन द गुर्जर्स एंड प्रतिहार स्टेट। इस टाइप के जो सिक्के थे वो देखने को मिलते हैं गुर्जर्स और प्रतिहार स्टेट में। नेक्स्ट हमारा, अपार्ट फ्रॉम दिस दे वर ऑल्सो प्रिविलेंट इन राजपुताना एंड गुजरात। राजपुताना और गुजरात, यहाँ पर भी ये सिक्के बहुत ही प्रचलित थे। प्रिविलेंट मतलब प्रचलित। नेक्स्ट है, द कॉइन्स ऑफ कॉपर वर यूज्ड बाय द अरब गवर्नर्स ऑफ सिंध बिटवीन 8 एंड 9 सेंचुरी। जो तांबे के, जो कॉपर के सिक्के थे वो यूज्ड किए जाते थे अरब गवर्नर्स के द्वारा, अरब और सिंध इनके द्वारा 8 से 9 सेंचुरी के बीच में। नेक्स्ट है हमारा, इन कश्मीर कॉपर कॉइन्स वर यूज्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कश्मीर में जो कॉपर, जो तांबे के सिक्के थे वो यूज़ होते थे बिल ऑफ एक्सचेंज में। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द 6th to 7th century द किंग्स ऑफ बंगाल लाइक शशांक इशूड गोल्ड कॉइन्स। 6th to 7th सेंचुरी के बीच में जो बंगाल के जो राजा थे जैसे कि शशांक, उन्होंने गोल्ड के जो कॉइन्स थे वो इशू किए थे। द कॉइन्स वर नोन एज हरिकेला कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स वर सर्कुलेटेड इन बंगाल बिटवीन 7th and 13th सेंचुरी। कॉइन्स थे सिल्वर के जिन्हें हरिकेला के नाम से जाना जाता था, जो बंगाल में उस टाइम यूज़ होते थे 7 से 13 सेंचुरी के बीच में। कॉइन्स विद लॉयन एंड बफ मोटिव्स सम इंस्क्राइब्ड विद टाइटल्स हैव बीन एसोसिएटेड विद पल्लवास। लॉयंस और बुल मोटिव से रिलेटेड कुछ जो कॉइन्स हैं उस पर ये शीर्षक देखे गए हैं जो पल्लवा से रिलेटेड है, वो उससे लिंक करते हैं। गाइस यहाँ पर हमारा कॉइन्स कंप्लीट होता है। अदर आर्कोलॉजिकल रिमेन्स यानी कि अन्य पुरातात्विक अवशेष। रिमेन्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड 300 to 600 CE। इस टाइम पीरियड के बीच में हमें अवशेष देखने को मिलते हैं आर्किटेक्चर और मूर्ति यानी कि स्कल्पचर, इनसे रिलेटेड। इंक्लूड्स प्लेसेस लाइक पुराना किला, अचिचत्रा, बसारा, भीटा, अरिकमेदु एंड कावेरी पट्टिनम। ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें आर्किटेक्चर और स्कल्पचर यानी कि मूर्ति से रिलेटेड जो आर्कोलॉजिकल्स पुरातात्विक अवशेष थे वो हमें मिले थे।
एट पुराना किला दिल्ली देयर वर रिमेन्स ऑफ स्ट्रक्चर मेड ऑफ रीयूज ब्रिक्स। जो पुराना किला दिल्ली है वो रीयूज ब्रिक्स से बना हुआ है। रिमेन्स ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जो ब्रिक्स जो वहाँ पे यूज़ हुई हैं ईंटें वो रीयूज्ड हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड अ स्टेयरकेस टेम्पल अचिचत्रा बरेली यूपी वॉज फाउंड। यूपी में एक जगह है बरेली जहाँ पर गुप्ता पीरियड के स्टार्टिंग में मिला है हमें वॉज फाउंड स्टेयरकेस टेम्पल अचिचत्रा। यहाँ पर हमें आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द गुप्ता पीरियड वॉज ऑब्टेन फ्रॉम हुलाशखेरा लखनऊ। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर मिले हैं गुप्ता पीरियड के, हमें मिले हैं लखनऊ से। लखनऊ में एक जगह है हुलासखेरा, यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा अ सील इंस्क्राइब्ड इन अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द सेंट्रल गंगा वैली। सील यानी कि मोहरें मिली हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट से रिलेटेड हमें सेंट्रल गंगा वैली में। द रिमेन्स ऑफ अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैव बीन फाउंड इन कुमराहर पटना। कुमराहर पटना एक जगह है, पटना के अंदर जगह है कुमराहर, जहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से रिलेटेड रिमेन्स अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिमेन्स मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स हैव बीन फाउंड ऑन महासतनागर, बगूरा, बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक जगह है बगूरा जहाँ पर हमें बेक्ड ब्रिक्स के अवशेष मिले हैं। 100 ऑफ पॉन्ड्स हैव बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन एट बसारा वैशाली। जब बसारा जो वैशाली में है वहाँ पर जब खुदाई की गई, एक्सकवेशन किया गया, तो वहाँ पर हमें 100 ऑफ पॉन्ड्स मिले हैं। मोस्ट बिल्डिंग वर बिल्ट विद न्यू ब्रिक्स ड्यूरिंग द शुंगा एंड कुशाना पीरियड। शुंगा और कुशाना पीरियड के टाइम पे जो वहाँ पे बिल्डिंग्स थी जो बनाई गई थी वो नई ईंटों से बनाई गई थी, न्यू। वेरियस टाइम स्ट्रक्चर्स हैव बीन रिसीव्ड इन भीटानगर, प्रयागराज। प्रयागराज में भीटानगर है जहाँ पर डिफरेंट वेरियस टाइप्स के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पीरियड शो द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड ट्रेड। जो आर्कोलॉजिकल जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो एक रिलेशनशिप को दिखाते हैं व्यापार और धर्म के बीच, ट्रेड एंड रिलीजन के बीच में। अब लास्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ सोर्सेस यानी कि साक्ष्यों की सीमाएं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इन द एब्सेंस ऑफ अ डेफिनाइट मेथड ऑफ एविडेंस। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है सोर्सेस में वो ये है कि जो एविडेंस है वो एक डेफिनेट मेथड में हमें नहीं मिलता है। जो हमें एविडेंस मिला है वो एक निश्चित विधि में हमें नहीं मिलते हैं, इस चीज़ का वहाँ पे कमी है एविडेंसेस में। लिटरेरी एविडेंसेस इज लिंक टू द एग्जैक्ट डेट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑथर्स। जो लिटरेरी एविडेंस हैं वो लिंक करते हैं एग्जैक्ट डेट और ऑथर्स की प्रॉब्लम से। मतलब जो लिटरेरी एविडेंसेस हैं उसमें हमें एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो ऑथर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इज़ लेस एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल फ्रॉम दैम। जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो बहुत कम है, मतलब कम मात्रा में हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं और जो हैं भी उनमें बहुत क्लियरली इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट आर ऑल्सो अ प्रॉब्लम ड्यू टू विच द मीनिंग्स आर नॉट क्लियर। जो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट हैं वो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम है जिसमें हमें मीनिंग्स ना उसके क्लियर नहीं पता चलते हैं कि एग्जैक्ट क्या मीनिंग है उसका। All these make it difficult to ascertain their real significance and context. इन सब की वजह से हमें उसका रियल जो सिग्निफिकेंस है, कंटेक्स्ट है कि उसका एग्जैक्ट क्या मीनिंग होगा वो हमें पता नहीं चलता है। लास्ट है हमारा पॉइंट ऑल दीज लिमिट्स अफेक्ट द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम 300 टू 1200 CE। इन सब लिमिट्स जो भी ये लिमिट्स हैं ये अफेक्ट करती हैं हिस्ट्री को लिखने में कि हिस्ट्री 300 टू 1200 CE में जो भी हिस्ट्री थी उसको ये अफेक्ट करती है। गाइज़ यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है सर्वे ऑफ द सोर्सेज। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक